कर लेते हैं फ्रक्टोज कैसा दिखेगा, लेकिन पहले जैसा नियम है एक नोट लिखते हैं। ठीक है, नोट इस बारे में कि यदि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है CHO, फिर से प्रोजेक्शन इतनी बार बना लोगे आपकी कोई दिक्कत ही नहीं है, याद हो जाएगा। इधर H, इधर OH, ठीक है, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H, ठीक है, इस साइड में CH2OH। और दूसरी फॉर्म जो हमने कही थी कि ये साइक्लिक, इस तरह से नहीं, साइक्लिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो इसकी एक फॉर्म बना लेते हैं। ठीक है, इधर 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 इस साइड में यहाँ OH H, इधर लिख देते हैं H OH OH H H OH H CH2OH। सबसे पहले ये आपका इस साइड में है और दोनों भाई भाई साथ में है, बीटा फॉर्म है। और फैमिली कौन सी है, ये आपका डी फैमिली का ग्लूकोज है। ठीक है, डी फैमिली है। अब बच्चों यहाँ जो मैं बात आपसे कहना चाहता हूं वो ये कि एक काम करो, जरा इसके अंदर कायरल सेंटर चेक करो। 1 2 3 4, 4 कायरल सेंटर हैं। ठीक है, 4 कायरल एटम है। इसके हिसाब से आपका क्या आना चाहिए था, 16 आ रहे थे और 16 के हिसाब से 8 डी थी 8 एल। अब मजे की बात क्या है पता है, यहां देखो जरा सा, 1 2 3 4 5, समझ में आ रही मेरी बात? यानी अगर आपसे ये कहा जाए क्वेश्चन, अब जरा देखो यहां क्या क्या पूछ सकते हैं। आपसे पूछा जाए टोटल आइसोमर, टोटल आइसोमर्स ऑफ साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, क्या जवाब होगा? 32। टोटल आइसोमर ऑफ साइक्लिक फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज, जवाब होगा 16। समझ में आ रही है बात? टोटल आइसोमर ऑफ ग्लूकोज, साइक्लिक ना बोला जाए, टोटल फॉर्म ऑफ डी ग्लूकोज कितने? 8। ठीक है, तो वहां जरा ध्यान रखिएगा इस चीज पर। और जरा एक बात सुनिए, इसमें इसमें कितने मॉलिक्यूल HiO4 के रिएक्ट कर रहे हैं जरा चेक करो। क्या ये वाला बॉन्ड टूटेगा? बिल्कुल टूटता था HiO4 वाले में। एक ये बॉन्ड टूटेगा, क्या ये टूटेगा? बिल्कुल। 2 3 4 और 5, इसमें कितने मोल रिएक्ट करेंगे? 5 HiO4 के मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे इस वाली जगह पर। ठीक है, इधर आ जाते हैं। इधर जरा यही चीज सोचो, क्या ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये O और COH वाला? ना, ये हमने नहीं बताया है। ये टूटेगा, हाँ। 1 2 3, क्या ये टूटेगा? क्या ये क्या डाईऑल है क्या? एक OH इधर है, फिर आगे जाकर OH है। यानी साइक्लिक में यदि पूछा जाए तो कितने मोल की रिएक्शन होगी? 3 मोल HiO4 के रिएक्ट करेंगे। समझ में आ रही मेरी बात? अच्छा,
और एक बात सोचो, देखो ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए है, इसीलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान और बहुत ही इजी भी है। अब एक बात और सुनो, यदि हम, जैसे हमने पिछले एपिसोड में आपसे कहा था कि यदि एक कार्बोनिल कंपाउंड है और उस कार्बोनिल कंपाउंड पर आप रिएक्शन करा दो एल्कोहल की, तो एक मोल एल्कोहल की रिएक्शन करने से क्या बन रहा था? यहां बन रहा है आर सी ओ एच और ओ आर, हेमी एसिटल टाइप का ग्रुप बन रहा था। इसी पर यदि दूसरा मोल, अगला मॉलिक्यूल रिएक्शन कराओ, क्या होगा? H प्लस आकर इधर जुड़ेगा, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, ये पर्टिकुलर चीज आकर इधर भिड़ जाएगी, यहां नहीं भिड़ेगी क्योंकि यहां ऑलरेडी R ग्रुप है, थोड़ा लार्ज है। H प्लस आकर आराम से यहां जुड़ेगा और क्या बन जाएगा? आर सी ओ आर ओ आर। याद आया? ये कौन सा ग्रुप है? ये आपका, इसको हम बोलते थे एसिटल या कीटल ग्रुप। ठीक है, एसिटल ग्रुप हो गया। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, यदि मैं यहां पर इस जगह पर रिएक्शन करवा रहा था CH3 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH3 के साथ, तो OH अटैक करता था, 42 यूनिट बढ़ रही थी, 5 मॉलिक्यूल इसके रिएक्शन कर रहे थे। इसकी करवाओ या आप रिएक्शन इसकी कराओ, CH3 C डबल बॉन्ड OCl की, दोनों में कोई फर्क नहीं था, सेम चीज हो रही थी। और इनके जो मॉलिक्यूल खर्च हो रहे थे, वो इनके कितने मॉलिक्यूल खर्च रहे थे? 5 मोल रिएक्शन कर रहे थे। ठीक है, 5 मोल इन मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन कर रहे थे। अच्छा, इधर आते हैं, इनमें बात करते हैं। यदि बच्चों इसमें रिएक्शन कराई जाए, किसके साथ? इसी कंपाउंड के साथ, इनके साथ, जैसे हम इसको लिख दे रहे हैं AC2O, ऐसे लिख दे रहे हैं इसको AC2O। AC2O मतलब क्या? ऐसे एसिटाइल ग्रुप दो हैं, दो एसिटाइल ग्रुप हैं और एक O है, तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराओ तो कितने मोल खर्च होंगे? देखो, ये OH भी जाएगा, 2 3 4 5, यहां कोई दिक्कत नहीं, 5 मोल ही खर्च हो रहे होंगे। बट यदि यहां पर आप रिएक्शन करवा रहे हो ROH और H प्लस के साथ, ROH और H प्लस के साथ, तो ये यहां वाला देखो, इसके अंदर एसिटल या हेमी एसिटल ग्रुप कहां पर है? इस वाले कार्बन को चेक करो जरा सा, इस वाले कार्बन को चेक करो जरा सा। यहां क्या है? एक OH ग्रुप लगा हुआ है और एक O और ये R वाला ग्रुप लगा हुआ है। यानी यदि आप इस पर इसकी रिएक्शन कराओगे तो अगला मॉलिक्यूल इस वाटर को हटाएगा और इस कंपाउंड को बना देगा। यानी ये ऐसा और इधर आ जाएगा OR, ऊपर भी आ सकता है और नीचे भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, पूरी ये साइक्लिक स्ट्रक्चर ही है, बना आधा रहे। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा? ऐसा भी आ सकता है और ऐसा भी आ सकता है। यानी इस प्रोसेस के दौरान सिर्फ और सिर्फ कितने मोल खर्च होंगे? 1 मोल खर्च होंगे। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं आपको ये बात बताऊं कि क्या कारण था वो वाली चीज का, फिर मैं फ्रक्टोज पर आगे बढ़ूंगा। अच्छा देखो बच्चों, होता क्या है कि ग्लूकोज आपका इस तरह से एग्जिस्ट करता है, वो अपनी अल्फा फॉर्म में रहता है, अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज बोल दिया तो जाहिर सी बात है अल्फा और बीटा कब डिफाइंड है? जब हम साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये ओपन चेन और ये क्लोज चेन, यानी बीटा डी ग्लूकोज, ये सब इक्विलिब्रियम में रहते हैं। ये सब कैसे रहते हैं? इक्विलिब्रियम में रहते हैं। सर ये कैसे इक्विलिब्रियम में रहते हैं? देखो, जो अल्फा वाली फॉर्म है ना, जिसके अंदर इस टाइप से हमने बनाया है ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर, तो ये रिंग ब्रेक होती है और ये वापस यहीं आकर जुड़ती है। तो जैसे ही आपने पानी में मिलाया
तो पानी में मिलाए जाने पर ये रिंग ओपन भी हो सकती है और ये क्लोज भी हो सकती है, दोनों प्रोसेस चल सकती हैं। ठीक है। सर ये चीज समझ में नहीं आ रही, एक सेकंड देखो, मैंने कहा कि जैसे आपने ओ लिया, ठीक है, और इधर ये लिया, इधर ये लिया, इधर ये लिया, इस टाइप का ये स्ट्रक्चर लिया, इधर आपने मान लो ओ एच ले लिया, ठीक है। तो ये कैसे, इसको यदि आपने इस अल्फा फॉर्म को पानी में मिलाया तो ये पानी में मिलाए जाने पर क्या करेगी, ये ब्रेक होगी। कैसे, थोड़े अमाउंट में इस फॉर्म में चली जाती है, थोड़े अमाउंट में इस फॉर्म में चली जाती है। कैसे जाती होगी, ये ऐसे, इसने अपना एच दिया, इधर निगेटिव आया, ये नीचे आया और ये रिंग ब्रेक कर गई। यानी क्या बन गया, ये बन गया, इधर आ गया, ये नीचे आया, ये वाली चीज नीचे आई, ये ब्रेक कर गई, यानी इस जगह पर तो आ गया ओ एच, इस जगह पर, और ये पूरे स्ट्रक्चर में आप पहुंच गए कहां पर, सी डबल बॉन्ड ओ और एच में। ठीक है, ये रिंग का ब्रेक होना और इसका वापस इस पर अटैक होना, ये प्रोसेस चलती रहती है। तो देखो, वापस अटैक होगा तो अटैक से अल्फा फॉर्म भी बन सकती है और फिर से अटैक होगा, बीटा फॉर्म भी बन सकती है, दोनों चीजें, क्योंकि अटैक की संभावना यहां से ऊपर से भी है, नीचे से भी है। तो ये आपका पहुंच जाता है इस जगह पर, किस जगह पर, ऐसा कुछ, ऐसा ओ, ये इधर, ये इधर, ये इधर आ गया आपका ओ एच। ठीक है सर, ये वाली फॉर्म कौन सी है, अल्फा या बीटा, चलो मैं इसको सही से लिख देता हूं, इधर ये वाली फॉर्म तो हमारी कौन सी है, बीटा वाली फॉर्म है, तो इसको हम सही से बना देते हैं, एक सेकंड लगेगा, एक सेकंड बच्चों, अल्फा वाली इधर लिख देते हैं, बीटा वाली इधर लिख देते हैं, और एक बार और हो जाएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि ग्लूकोज वास्तव में एग्जिस्ट किस में करता है, अल्फा या बीटा में। ठीक है, जब इनको पानी में मिलाओगे तो अल्फा बीटा में चेंज होता है और थोड़े से अमाउंट में वो बनाता है ओपन चेन टाइप का कंपाउंड। जैसे यहां मैंने बनाई ये फॉर्म, इधर मैंने OH लिख दिया, इधर H लिख दिया, ठीक है, इधर मैंने CH2OH लिख दिया। ठीक है, फॉर्म कौन सी हो गई, अल्फा वाली फॉर्म हो गई। क्या हुआ, ये किस तरह से कन्वर्ट होती है, यहां से H निकला, ये इधर आया डबल बॉन्ड पर और ये बॉन्ड यहां से ब्रेक कर गया, तो ये कैसा दिखने लगता है, ये आपको ऐसा दिखने लगता है, ओ एच, ऐसा 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 ऐसा, यहां पर सी डबल बॉन्ड ओ और एच, फिर ये इस पर अटैक करके, फिर ये इस पर अटैक करके, इस पर तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, ये वाला तो कैसा है, CH2OH ही है, H ही है, इस पर अटैक करके फिर ये कैसी चीज में कन्वर्ट हो सकता है, ये ऐसी चीज में कन्वर्ट हो सकता है, ऐसा, इधर क्या आ जाएगा, इधर हमने कहा ये ऊपर भी जा सकता है OH और यहां CH2OH। ठीक है, तो ये अल्फा फॉर्म ओपन भी होती है और बीटा फॉर्म में भी चेंज होती रहती है। जो सॉल्यूशन लिया जाता है उस सॉल्यूशन में ये होता है तकरीबन में 36%, ये होता है इसके अंदर तकरीबन में 64%, और इसका अमाउंट जो होता है ना वो बहुत बहुत कम, मतलब तकरीबन में 0.02% के आसपास। समझ में आ रही मेरी बात। अब इन दोनों में ये फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल होती है, मोर स्टेबल फॉर्म, इस वाले की तुलना में ये वाली फॉर्म लिटिल बिट ज्यादा स्टेबल होती है। ये ज्यादा स्टेबल होती है, इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया जाता है कि यदि हम इन 6 मेंबर की रिंग को चेयर फॉर्म में बनाएं, जैसे इसको हम देखो चेयर फॉर्म में बना रहे हैं, दो पैरेलल लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल ये लाइन, ये लाइन इसके पैरेलल ये लाइन, और यहां हमने बना दिया ऑक्सीजन। हालांकि अपने सिलेबस में नहीं है इस टाइप के स्ट्रक्चर, लेकिन फिर भी कहीं क्वेश्चन ऐसे दिए जा सकते हैं। यहां जो चोंच है, एक ये चोंच नीचे की तरफ थी तो एक लाइन हमने नीचे बना दी,
ये चेंज ऊपर की तरफ है, ऊपर बना दी, ये नीचे की तरफ है, नीचे बना दी, ये ऊपर की तरफ है, ऊपर बना दी, ये नीचे की तरफ है, नीचे बना दी। ठीक है, ये सारे बॉन्ड्स एक्सियल बॉन्ड्स हैं। अब ये इसके यहां पर ऐसे बना दो, ठीक है, इसके पैरेलल ये वाला, ठीक है, इसमें एक बॉन्ड बना दो, किसके पैरेलल, इस वाले के पैरेलल, ऐसा, ठीक है, इसमें एक बॉन्ड बना दो, किसके पैरेलल, इसके पैरेलल, ऐसा। सर ये पैरेलल कैसे बना रहे हो? एक बॉन्ड छोड़कर आगे चले जाओ, जो भी चीज मिल रही है उसके पैरेलल बना दो। एक बॉन्ड छोड़कर आगे चले जाओ, जो भी चीज मिल रही है उसके पैरेलल बना दो। एक बॉन्ड छोड़कर आगे चले जाओ, जो भी चीज मिल रही है उसके पैरेलल बना दो। एक बॉन्ड छोड़कर आगे चले जाओ, जो भी चीज दिख रही है इसके पैरेलल बना दो। एक बॉन्ड छोड़कर आगे चले जाओ, जो भी चीज दिख रही है इसके पैरेलल बना दो। समझ में नहीं मुझे? एक बॉन्ड छोड़कर आगे चले जाओ, जो भी चीज दिख रही है इसके पैरेलल बना दो। ऐसे, ये नीचे, ये ऊपर, ये ऊपर, ये नीचे, ये समझा, ये डाउन, ये अप, ये अप, ये ऊपर वाला, ये अप, ऐसे कर देते हैं। जो रेड वाला बना रहे हैं वो सब अप है, ये अप, ये अप, ये अप, ये अप, ठीक है। और जो ये हम ग्रीन वाला बना रहे हैं ये सब डाउन है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, ऐसा। तो ये बीटा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। ये ऐसे कहा जाता है कि ये जो है, ये वाला यहां जो ग्रुप है, ये ग्रुप आपका जो है वो OH है। और बीटा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, इसका कारण ये है कि जब यहां OH रहता है तो इस H और इस O की होने लगती है क्या, इनके बीच में होने लगती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस कारण से बीटा जो है ज्यादा स्टेबल है और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा है, ज्यादा है। ये आपकी कम स्टेबल फॉर्म है, अल्फा कम स्टेबल है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इस वाले की तुलना में ऐसा है। अब होता क्या है, अब ये कहा जाता है कि वो रिएक्शंस जो ग्लूकोज के साथ टेस्ट नहीं देती हैं, मतलब जैसे 2,4-DNP ग्लूकोज के साथ टेस्ट परफॉर्म नहीं करता, ठीक है, या शिफ्ट टेस्ट ग्लूकोज के साथ नहीं होता, या NaHSO3 के जो है वो ग्लूकोज के साथ रिएक्शन नहीं देता। तो देखो बच्चों, ग्लूकोज उनके साथ रिएक्शन दे देगा जिनके अंदर भी आप इसको मिलाओ, और यदि यहां पर रिंग तोड़ दे, वो रिंग यदि टूट गई तो क्या होगा, ये वाला जो कार्बोनिल कार्बन है वो फ्री हो जाएगा। कार्बोनिल कार्बन फ्री होते ही टेस्ट हो जाएंगे। तो इनके साथ, इन रिएजेंट के साथ ये कहा जाता है कि ये आपका दो कारणों से इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं करते। या तो पहला कारण कि ये रिंग ब्रेक ही नहीं कर पाते, इनके साथ मिलाए जाने पर पहला कारण ये कहा जाता है कि रिंग की ब्रेकिंग ही नहीं हो पाती है, इस तरह से रिंग ओपन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं हो पाती इन रिएजेंट के साथ, एक ये बोला जाता है। या दूसरा कारण ये बोला जाता है कि जैसे अल्फा फॉर्म जो है वो अल्फा फॉर्म ओपन के साथ इक्विलिब्रियम में है, ओपन चेन के साथ, ये कहा जाता है कि बाकी सारे जिसमें टेस्ट परफॉर्म कर देता है उसमें यह कहा जाता है कि चाहे आप अल्फा मिलाओ चाहे आप बीटा मिलाओ, ओपन बनता है और ओपन लगातार प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाता है। इसीलिए आपका HCN के साथ, NH2Z के साथ, सबके साथ रिएक्शन होती है, क्योंकि कोई भी फॉर्म अल्फा मिलाई, ओपन में बदली, ओपन 2% है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां इरिवर्सिबिलिटी रहती है, लगातार धड़ाधड़ प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जाता है, चाहे इधर से बात करो और चाहे इधर से बात करो। ठीक है,
लेकिन इन 3 के साथ ऐसा होता है कि ये टेस्ट इसलिए नहीं हो पाता, इसका दूसरा एक्सप्लेनेशन जो दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि अल्फा फॉर्म ओपन चेन अल्फा फॉर्म ओपन चेन, और जब ये बीटा फॉर्म के बारे में बात होती है तो इस जगह पर ओपन वाला जो केस है, जो ओपन वाला 2% बनता है ना, जब आप रिएक्शन इनमें किसी के साथ कराते हो 2,4-DNP के साथ या NaHSO3 के साथ या शिफ के साथ, तो इन जगहों पर ये जो 2% वाला है ना, ये सीधे फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं बढ़ता, बल्कि ये कमबख्त भी एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश कर लेता है। तो ये गया बहुत थोड़ी सी फॉर्म में, ये थोड़ी सी फॉर्म जो है ये कन्वर्ट हुई प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट डिटेक्ट ही नहीं हो पाएगा कि ये रिएक्शन हुई भी या नहीं हुई, क्योंकि इसका परसेंटेज कितना है 0.02, और इसका कुछ भाग इधर गया, रिएक्शन के अंदर रिवर्सिबिलिटी आ गई। इस कारण से ये आपका रिएक्शन शो नहीं कर पाते, ये वाली रिएक्शन नहीं परफॉर्म होती। किसके द्वारा? ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल के द्वारा। तो 2 कॉज समझ में आए, या तो ये बेचारे इतने वीक हैं कि ये रिंग ब्रेक नहीं कर पाते, या दूसरा केस है ये। ठीक है, अच्छा, जो भी टेस्ट हैं, चाहे टॉलेंस टेस्ट हो, चाहे आपका फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट हो, चाहे आपका जो आपने रिएक्शन कराई थी NH2OH के साथ, ये जो भी टेस्ट हम लोग ने पढ़े थे वो किस कारण से हो रहे थे? अब कारण समझ लो। ये क्या करते हैं, ये आपका रिंग ब्रेक करते हैं। रिंग ब्रेक करके ये फ्री क्या चीज करते हैं? CHO ग्रुप। और जैसे ही CHO ग्रुप फ्री होता है, ये आपका धड़ाधड़ रिएक्शन करके इरिवर्सिबली प्रोडक्ट बनाने लगते हैं, जिससे रिएक्शन फाइनली प्रोडक्ट में पहुंच जाती है। अगर आपको एक चीज याद हो, जैसे मैंने एक सवाल आपसे बहुत पहले पूछा था, एग्जाम्पल पूछा था कि बच्चों ये बताओ कि क्या ये चीज OH और यहां OCH3, COH OCH3, इधर CH3, इधर H। मैंने आपको ये सवाल करवाया था कि बच्चों ये बताओ क्या यहां पर टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव होगा? तो आपने क्या कहते थे, जरा याद करो कि बेसिक मीडियम मौजूद है, ये इधर से H हटाएगा, H हटाएगा तो इधर निगेटिव चार्ज आएगा, ये निगेटिव चार्ज इधर शिफ्ट होकर इसको भगा देगा, जिससे यहां पर पहले जनरेट हो जाएगा ये, और ये जनरेट होने के कारण ये टॉलेंस टेस्ट पॉजिटिव दे देगा। मैंने अगला सवाल यहीं आपसे पूछा था कि मुझे पता था इस चीज की जरूरत मुझे आगे पड़ेगी। अगला सवाल मैंने यहीं आपसे पूछा था कि अगर यहां ये हो और इधर OET हो और इधर OCH3 हो, मान लो, तो क्या अब ये टेस्ट परफॉर्म करेगा? तो आपने कहा था ना, ये टेस्ट यहां परफॉर्म नहीं होगा, क्योंकि H ही नहीं है। H है नहीं तो फिर यहां पर इस तरह से प्रोसेस होना संभव नहीं है। अब मेरी बात सुनो बच्चों, अगर मैंने यहां पर 1 मोल H+ की रिएक्शन करवा दी, 1 मोल H+ ROH की रिएक्शन करा दी H+ की प्रेजेंस में, क्या कंपाउंड बन जाएगा? ये कंपाउंड। जरा सोचो बच्चों, ये वाला क्यों टेस्ट परफॉर्म कर रहा है टॉलेंस या फेलिंग? हो क्या रहा है कि जैसे ही आपने फेलिंग मिलाया, ये यहां से ले रहा है क्या H, जैसे ही H ले रहा है इधर आ रहा है निगेटिव, ये नीचे आ रहा है, रिंग ओपन कर जा रही है। रिंग ओपन कर जा रही है तो उस रिंग को मिल रहा है क्या? फ्री CHO ग्रुप। और जैसे ही फ्री CHO ग्रुप मिल जाएगा, रिंग धड़ाधड़ प्रोडक्ट में बढ़ती चली जाएगी। लेकिन बच्चों, अगर
मैंने यहां पर इस वाले एनोमेरिक पोजीशन के OH को OR में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव होगा? नो। क्या फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट पॉजिटिव होगा? नो। क्या NH2OH के साथ टेस्ट होगा? नो, क्योंकि कहीं पर भी कोई फ्री CHO मिलेगा ही नहीं। इसी तरह यदि आपने पांचों के पांचों को कन्वर्ट कर दिया किस चीज में, आपने पांचों के पांचों को कन्वर्ट कर दिया इस चीज में, यहां आपने लगा दिया O C डबल बॉन्ड O और CH3, यहां पर आपने लगा दिया OC डबल बॉन्ड O CH3, इधर H। फिर से क्या होगा, यहां पर अब कुछ होने वाला है नहीं। अब यहां पर कुछ होने वाला है नहीं कि यहां आपको फ्री CHO मिल जाए, ठीक है ना। ये हो सकती है रिएक्शन, हो सकती है रिएक्शन अगर आप स्पेशली भयंकर बेस कोई ले लें, KOH ले लें, जो पहले यहां अटैक ऊपर नीचे बाहर करवाए, फिर एक्सिस में होने के कारण H हटे, वो नीचे आए, रिंग ब्रेक करे, फिर टॉलेंस कराया जाए तो हो सकता है, अदरवाइज अभी नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही आपने इन जगहों पर ये लगा दिया, ना टॉलेंस रिएजेंट पॉजिटिव होगा, ना फेलिंग पॉजिटिव होगा, ये सब कैसे हो जाएंगे, ये सब बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ये सब कैसे हो जाएंगे निगेटिव। ये बात भी समझ में आ गई। अच्छा, हमको पता कैसे चला कि यहां ऐसा कुछ हो रहा है कि ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? देखो, ग्लूकोज का जब हमने ऑप्टिकल रोटेशन निकाला, एक खास फॉर्म का ऑप्टिकल रोटेशन निकाला, ग्लूकोज लिया, तो ग्लूकोज के दो टाइप के ऑप्टिकल रोटेशन आ रहे थे। कुछ ग्लूकोज ऐसे थे जिनका ऑप्टिकल रोटेशन 112 डिग्री का आ रहा था, ठीक है। जैसे इसका अल्फा वाली फॉर्म का ऑप्टिकल रोटेशन 112 डिग्री का आ रहा था, प्लस डी वाले ऑलवेज पॉजिटिव हैं ग्लूकोज के अंदर, फ्रक्टोज के अंदर डी वाला निगेटिव होता है, ठीक है। तो ये भी एक इंफॉर्मेशन आपको पता चल गई कि डी वाला पॉजिटिव, तो डी वाला प्लस यानी 112 डिग्री प्लस साइड में घुमाता है। और ग्लूकोज की एक फॉर्म, दूसरी फॉर्म भी मिली जिसका ऑप्टिकल रोटेशन जो था वो आ रहा था 19 डिग्री का। और जब हमने ग्लूकोज की इन फॉर्म्स को पानी में मिलाया तो हमने एक खास चीज ऑब्जर्व करी, और वो खास चीज ये थी कि कोई भी फॉर्म का ग्लूकोज यदि अल्फा फॉर्म का लिया गया, तो अल्फा फॉर्म का ग्लूकोज लिए जाने पर यहां हम ऑप्टिकल रोटेशन दिखा रहे हैं, और यहां हम बात कर रहे हैं प्रोसेस के बारे में। तो यह देखा गया कि जब 112 वाला ग्लूकोज लिया गया तो धीरे 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 इसका ऑप्टिकल रोटेशन घटने लगा और थोड़ी देर बाद वो कांस्टेंट हो गया। जब हमने 19 वाला ग्लूकोज लिया जिसका ऑप्टिकल रोटेशन 19 था, ये बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा और थोड़ी देर बाद जाके कांस्टेंट हो गया। ये जो वैल्यू आ रही थी ये तकरीबन में कुछ 52 डिग्री के आसपास आ रही थी। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जब आपने ये लिया तो ये चेंज होता गया होता गया होता गया होता गया, किस चीज के अंदर, ओपन में भी चेंज होता गया और बीटा फॉर्म में भी चेंज होता गया, जिससे इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है घटता चला गया। ये वाला इसका बढ़ता क्यों चला गया, क्योंकि ये लिया आपने, अभी तो सिर्फ यही है, जैसे ही पानी में मिलाया ये आपका ओपन पानी, मतलब जिस भी सॉल्यूशन में बात आप कर रहे हो, तो ये फॉर्म एग्जिस्ट करी और ये फॉर्म धीरे 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 किस में चेंज होने लग गई, अल्फा में चेंज होने लग गई, और फिर अल्फा, ओपन और बीटा में आया एक इक्विलिब्रियम। तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन का खुद ब खुद बढ़ना, इसका ऑप्टिकल रोटेशन का खुद ब खुद घटना, ये कौन वाला है, ये अल्फा फॉर्म वाला है, ये कौन सा है, बीटा फॉर्म वाला। तो
किसी फॉर्म का ऑप्टिकल रोटेशन का खुद ब खुद चेंज होना, यह प्रोसेस कहलाती है म्यूटा रोटेशन। यह प्रोसेस कहलाती है क्या? म्यूटा रोटेशन। देखो बच्चों, म्यूटा रोटेशन का मतलब समझ में आया? चीजों का खुद ब खुद चेंज होना। और म्यूटा रोटेशन हो कब रहा है? म्यूटा रोटेशन हो तब रहा है जब अल्फा फॉर्म ओपन में और ओपन वाला क्लोज होकर बीटा वाली फॉर्म में जा रहा है। अगर आपका CHO ग्रुप जो है वो कहीं आप हटा दें मतलब ऊपर वाली कोई प्रोसेस कर दें जिससे यहां OH की जगह OR आ जाए या ऐसी कोई चीज आ जाए, तो वहां म्यूटा रोटेशन नहीं हो पाएगा। यानी म्यूटा रोटेशन के लिए आपको बस एक चीज चेक करनी है। क्या चीज चेक करनी है? आपको चेक करना है फ्री एनोमेरिक कार्बन। अगर एनोमेरिक कार्बन फ्री रहा, कोई किसी से जुड़ा उड़ा नहीं है, तो वहां पर रिंग पक्का ओपन होगी, क्लोज होगी और वहां म्यूटा रोटेशन 100% होंगे। अगर फ्री एनोमेरिक कार्बन है तो वहां यह प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है। दूसरी बात और सुनो, एक बात यहीं पर एनोमेरिक कार्बन से रिलेटेड आपसे एक टर्म पूछा जाता है। सब पहली बात समझ में आ गई ना? प्रोसेस ऑफ म्यूटा रोटेशन किनके साथ होगी? जिनके साथ फ्री एनोमेरिक कार्बन होंगी। फ्री मतलब वो किसी से जुड़ा ना हो। मतलब या तो आप ऐसा ना कर दें कि यहां वाले टर्मिनल पर आप OR लगा दें, OR लगा दें मतलब तो CHO ग्रुप फ्री हो ही नहीं पाएगा। या कहीं ऐसा ना कर दें कि एक पॉलीमर बना दें जिस पॉलीमर में यहां से चीज आगे कहीं जुड़ी हो, यहां से चीज ऐसे पूरी एक साथ किसी के साथ अटैच्ड हो। अटैच्ड होगी तो भी उसको फ्री CHO ग्रुप नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी बताते हैं, इसमें और आएंगे। अभी तो बस एक चीज दिमाग में रखो कि अगर फ्री एनोमेरिक कार्बन होगा तो वहां म्यूटा रोटेशन संभव है। और एक बात सुनो, अगर अगर कोई पूछे आपसे कि ये पर्टिकुलर जो कार्बोहाइड्रेट है, ये पर्टिकुलर जो कार्बोहाइड्रेट है, ये आपकी किस टाइप की शुगर है? रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है या नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो शुगर टॉलेंस रिएजेंट या फेलिंग सॉल्यूशन इनके साथ पॉजिटिव टेस्ट दे दे तो वो क्या हो गई होगी? टॉलेंस वाली जगह पर इन सब में होता क्या था? इन सब में टॉलेंस में क्या चीज जाती थी रिएक्शन करने? Ag+। ये खुद रिड्यूस होंगे और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे। या फेलिंग में क्या जाता था? CuO जाता था और कन्वर्ट होता था Cu2O में। तो ये खुद क्या हो रहे हैं? ये कार्बोहाइड्रेट क्या कर रहे हैं? अगर इन्होंने इनके साथ रिएक्शन कर ली तो ये कैसी शुगर होंगी? if they react with if they react with टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, कोई भी ले लो, देन दे आर रिड्यूसिंग शुगर। सामने वाले को रिड्यूस कर दिया। और यदि ये नॉट रिएक्ट नहीं कर पाए, इफ नॉट रिएक्टेड, देन ये क्या हो जाएंगे? ये आपका नॉन। अब इस चीज के लिए भी क्या चीज जरूरी है बच्चों? देन ये हो जाएंगे नॉन रिड्यूसिंग। अच्छा, इस चीज के लिए भी क्या जरूरी है? फ्री CHO का होना। तो अगर अगर आपका एनोमेरिक कार्बन फ्री रहा ना बच्चों, तो ही ये प्रोसेस हो पाएगी। मतलब म्यूटा रोटेशन देखने के लिए और रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग देखने के लिए एक ही चीज आपकी है जो डिसाइड करेगी, और वो होगा क्या? फ्री एनोमेरिक
कार्बन। अगर एनोमेरिक कार्बन फ्री रहा तो वहां पर ये प्रोसेसेस हो जाएंगी। इतनी चीज समझ में आ गई? ठीक है, अगर फ्री ये ग्रुप रहा, एनोमेरिक कार्बन फ्री रहा, तो वहां पर ये प्रोसेस हो जाएंगी। अच्छा, अब मैं यहां पर आपको आगे सैकेराइड, डाइसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड पे बढ़ने से पहले फ्रक्टोज की इंफॉर्मेशन दे दूं। देखो, फ्रक्टोज के अंदर किस टाइप का स्ट्रक्चर है? ऐसा CH2OH, C डबल बॉन्ड O, देन आगे इधर आ जाएगा H, इधर OH, सेम ओसाजोन बनाता है, यानी नीचे वाली चीज तो बिल्कुल वैसी रहेगी जैसी ग्लूकोज के अंदर होती है, OH, H, CH2OH। ठीक है, अब फ्रक्टोज भी के पास भी क्या चीजें हैं जरा चेक करो। इसके पास भी आपका एक कार्बोनिल ग्रुप है, एक कार्बोनिल वाला ग्रुप है, और इसके पास OH ग्रुप भी मौजूद है। ठीक है, अगर आप यहां से रिएक्शन कराते हो तो रिएक्शन कैसे होगी जरा देखो। इसका अटैक होगा इस पर, और तब बनेगी कितने मेंबर की रिंग? ऑक्सीजन इंक्लूड होगा, 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बनेगी। लेकिन ग्लूकोज को हम आप बना सकते हैं 6 मेंबर की भी रिंग, लेकिन ग्लूकोज को हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं 5 मेंबर की रिंग में। मतलब यहां वाले का अटैक कराते हैं, इस वाले का, इसका अटैक कराते हैं इस वाले पर, ताकि बने हमारी क्या? 5 मेंबर रिंग। हमने कहा ना दोनों एग्जिस्ट करती, 5 वाली चाहो 5 वाली बनाओ, लेकिन इन जनरल ताकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज को देखने में एक डिफरेंस देखने में ही नजर आए, इसलिए इसको हम 5 मेंबर का बनाते हैं। अब कैसे बनाएंगे? इसका अटैक इस पर कराओ, इधर क्या होगा बताया था, जिस पर अटैक होता है उस पर 2 ग्रुप आते हैं, एक आएगा OH, एक आ जाएगा ये ऊपर वाला, इस पर तो कुछ हुआ ही नहीं, CH2OH। यहां से अटैक ऑक्सीजन दिखाते थे हम, ऐसे दिखा दो। ठीक है, इधर आ जाएगा ये पूरा झंझट हमने हटा दिया। फिर इधर आ जाएगा H, इधर आ जाएगा OH, फिर आगे चलो, इधर आ जाएगा OH, इधर आ जाएगा H, फिर अगले वाले से तो अटैक ही हुआ है, यहां मैं इसको ऐसे बना देता हूं। इधर आ गया O, इसको मैंने जोड़ दिया यहां के थ्रू, इधर आ गया H, इधर आ गया CH2OH। ठीक है, ऑक्सीजन को इंक्लूड करते हुए कितने मेंबर की रिंग बनेगी? 5 मेंबर की। इस तरह से ऑक्सीजन इंक्लूड करते हुए जो 5 मेंबर की रिंग होती है वो फ्यूरेन टाइप के कंपाउंड है। ठीक है, जैसे ऊपर हमने क्या कहा था, पायरेन बनते थे, ये किस टाइप के कंपाउंड है? फ्यूरेन टाइप के कंपाउंड है। ऐसा होता है डबल बॉन्ड, उसी से फ्यूरेन से ही अब इसका नाम हम आगे लिखेंगे। तो अब यहां पहले हम कार्बन की नंबरिंग कर दें, 1 2 3 4, और ऑक्सीजन को इंक्लूड करते ये हो गया। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, पहली पोजीशन पर क्या लगाना है आपको? CH2OH और OH। याद रखना इसमें CH2OH और OH आते हैं, तो एनोमेरिक पोजीशन वो पोजीशन है जहां CH2OH और OH लगा हो। ठीक है, फिर आगे चलो, जैसा दिखता जाए इधर से इधर करते चलो, इधर OH, इधर H, इधर H, इधर OH। आगे बढ़ते हैं, फैमिली हमें बनानी है, ये फैमिली हमारी D वाली थी। ठीक है, तो इधर भी हमको D वाली ही फैमिली बनानी है। यहां हमने कहा CH2OH और इधर आ गया H। ठीक है, अब ये फॉर्म कौन सी बनी? ये फॉर्म है, सबसे पहले तो ये ऊपर है,
तो ये डी है। और हमेशा OH से देखते हैं, OH और CH2OH भाई भाई अपोजिट हैं, सेम होते तो भाई भाई साथ साथ, यहां पर अपोजिट हैं, यानी इसका नाम होगा अल्फा डी निगेटिव। हमने कहा था ग्लूकोज पॉजिटिव होता है, डी का फ्रक्टोज निगेटिव होता है। अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरेनोज, अल्फा डी निगेटिव फ्रक्टोफ्यूरेनोज। ठीक है, यहां पर कायरल कार्बन, क्या ये कार्बन कायरल है? हाँ। 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 यहां पर यदि आपसे कह दिया जाए साइक्लिक फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज के अंदर कितना, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा? 4। ठीक, यानी कितनी फॉर्म साइक्लिक के अंदर भी? 16 फॉर्म। ओपन में कितनी फॉर्म थी? 8। साइक्लिक में कितनी फॉर्म? 16 फॉर्म। डी कह दिया जाए तो 8। इफ डी, साइक्लिक फॉर्म ऑफ डी में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? 8। अच्छा, ये चीज भी समझ में आ गई। अब इसके अंदर अब मैं बात करता हूं दो चीजों के बारे में। एक मैं बताता हूं आपको कि सैकेराइड्स कैसे होते हैं और क्या चीजें होती हैं। सैकेराइड में अब पॉलीडाइसैकेराइड और टेट्रासैकेराइड, इनके बारे में बात करते हैं बस, उसके बाद इसके अंदर कुछ खास नहीं बचा रहेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से पहले इसको नोट करो।